हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है भूपेंद्र गंगवार और अपने स्टार्ट करने वाले हैं आज केमिकल बॉन्डिंग। इस वाले चैप्टर में अपने देखेंगे बैलेंसी क्या है और स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे और कुछ थ्योरी भी हैं जैसे एमओटी वगैरह, ठीक है ना। एमओटी हुई, विस्पर थ्योरी हुई और बहुत ज़्यादा कैसे बॉन्ड क्या है, कैसा क्या नहीं है, ये सब अपने पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग में। नीट के हिसाब से देखा जाए तो ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपकी केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वेटेज जो रहता है वो केमिकल बॉन्डिंग का रहता है, ठीक है ना। तो सबसे अपने बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। अपने बात करें कि केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है। केमिकल बॉन्ड होता क्या है? जब आपके दो मॉलिक्यूल, दो एटम, एक एटम और दूसरा एटम जब कंबाइनिंग होते हैं एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के द्वारा उनके अंदर जो फोर्स जनरेट होता है और फोर्स जनरेट होने के कारण जो बॉन्ड बनता है उसी को केमिकल बॉन्ड कहते हैं। देखो लिखा भी है, अ फोर्स दैट एक्ट बिटवीन टू और मोर एटम। जब एक एटम या फिर एक एटम सिंगल एटम में कभी भी कोई बॉन्ड नहीं पाया जाएगा। कह रहा है टू, दो या फिर दो से अधिक। टू होल्ड, एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं टुगेदर, तो एक मॉलिक्यूल जनरेट होता है और वो मॉलिक्यूल स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। हमने देखा कोई सिंगल एक एटम है, कोई दूसरा एटम है। जब ये दोनों अपने होल्ड मतलब पकड़ के रखेंगे, एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे, जिसके द्वारा पकड़ के रखेंगे वो अपना फोर्स होता है और जिस फोर्स एक बॉन्ड की तरह फॉर्म करता है इसी को अपने क्या कहेंगे? बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड कहते हैं, ठीक। अब आइए आगे देखते हैं कि अपने लिखा हुआ है कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आखिर ये बॉन्ड बनता ही क्यों है? तो वो अपने देखने वाले हैं। तो एक बात याद रखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला हमारी टेंडेंसी है कि मतलब पहला पॉइंट है टेंडेंसी टू एक्वायर स्टेबल मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। कह रहा है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। जब भी आप किसी बॉन्ड की बात करें तो जिसमें जितनी ज़्यादा एनर्जी कम होगी, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होगी, बॉन्ड उतना ही आपका मजबूत रहेगा, स्टेबल रहेगा, ठीक है। सबसे कम एनर्जी होगी वही आपका कम जो बॉन्ड है वो कैसा रहेगा? मजबूत रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम है उतना स्ट्रॉन्ग रहे। आइए बात करते हैं व्हेन एंड टू एटम। जब हमारे दो एटम अप्रोचेस टू ईच अदर, अपने दो एटम एक दूसरे को अप्रोचेस करते हैं। जैसे मैं बात करूं, देखिएगा अपना एक एटम है, एटम के बीच में न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल्स और एक और एटम है जो अपने न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल में हमारे क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। बोले ठीक है, इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, इसमें भी देखो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अब यहाँ पर कह रहा है एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ऐसा ही इसका न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा, क्यों? इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो होता है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव और न्यूक्लियस कहता होता है पॉजिटिव। अब अपोजिट चार्ज की वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा भी गया है व्हेन टू एटम अप्रोचेस टू ईच अदर, एक दूसरे को अप्रोचेस करते हैं। अदर न्यूक्लियस ऑफ वन एटम अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब एक न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। और वो क्यों करेगा? अपोजिट चार्जेस की वजह से। बोले ठीक है, अनोदर एटम इलेक्ट्रॉन ऑफ अनोदर एटम, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। बात आती है सेकेंड पॉइंट की, तो लिखा है न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन बोथ एटम रिप्लेस ईच अदर। मतलब ये बात कहें कि अपना जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस और दूसरे एटम का, एक एटम का न्यूक्लियस चार्ज पॉजिटिव, दूसरे का भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव में अपोजिट चार्ज मतलब सेम चार्ज की वजह से जो लगने वाला रिपल्सन है वो लगेगा। बोले ठीक, यहाँ पर रिपल्सन लगेगा, ऐसा क्यों? क्योंकि कौन से चार्ज है? ये भी पॉजिटिव है और पॉजिटिव है। पॉजिटिव में कौन सा लगता है? रिपल्सन। बोले ठीक। और जब हमारे चार्ज कैसे हो जाते हैं? चार्ज हो जाते हैं डिफरेंट, तो कौन सा चार्ज मतलब कौन सा अट्रैक्शन लगता है? अट्रैक्शन। अब एक बात बताइए, यहाँ पर कह रहा है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन में कौन सा लगा? अट्रैक्शन।
तो यहाँ पर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन में कौन सा लगा, अट्रैक्शन। मैं बात करूँ न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में कौन सा लगा है, रिपल्सन। और अपना इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इस सेल के इलेक्ट्रॉन और इस सेल के इलेक्ट्रॉन में लगने वाला फोर्स कैसा होगा, रिपल्सन या फिर अट्रैक्शन। बात करते हैं रिपल्सन, क्योंकि चार्ज कैसे हैं, सेम है। तो जब भी चार्ज सेम आ जाए तो वहाँ पर जो फोर्स लगता है वो होता है रिपल्सन, और जब अपोजिट चार्जेस आ जाए तो लगता है अट्रैक्शन। ठीक है ना। आगे बात करते हैं, देखिएगा लिखा है थर्ड पॉइंट है, इफ़ नेट फोर्स अट्रैक्शन, मतलब आपका जो टोटल फोर्स लगेगा वो आपका रिपल्सन तो कम होगा लेकिन अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तभी तो आपका बॉन्ड फॉर्म होगा। अगर आपका अट्रैक्शन ही नहीं है, रिपल्सन ज़्यादा हो गया तो कभी भी बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, एक एटम दूसरे एटम को होल्ड करके नहीं रख पाएगा। बोले ठीक। अब बात करते हैं, इफ़ नेट फोर्स अट्रैक्शन ज़्यादा होगा लेकिन जो टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम या मॉलिक्यूल डिक्रीज होगी। मैंने आपको बताया भी है, जितनी एनर्जी कम होगी, मिनिमम एनर्जी जितनी कम होगी, कंपाउंड उतना ही स्टेबल बनेगा। यहाँ पर कह रहा है जो टोटल एनर्जी है वो आपकी डिक्रीज कम हो जाएगी, केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, और आपका बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। जब आप किसी एटम में बॉन्ड बनाते हैं, जब आप बॉन्ड बनाते हैं तो वहाँ से बॉन्ड बनने के दौरान एक एनर्जी रिलीज होती है, उसे लैटिस एनर्जी कहते हैं। अब जो लैटिस एनर्जी रिलीज़ हुई है तो आपके एटम से हुई है, और एटम से जब एनर्जी आपकी रिलीज़ होगी तो वहाँ पर तो एनर्जी कम हो गई, मतलब एनर्जी आपकी कम हुई। तो लिखा भी है देखो, टोटल एनर्जी कैसी होगी, डिक्रीज होगी, मतलब आपकी टोटल एनर्जी कम होगी, और आपका केमिकल बॉन्ड कैसा हो जाएगा, फॉर्म। जब आप बॉन्ड बनाते हैं तो जब आप क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं तो आपको एनर्जी जो है मिलती है, बॉन्ड से एनर्जी मिलती है, और जब आप किसी बॉन्ड को तोड़ते हैं तो आपको एनर्जी जो है वो उसे देनी पड़ती है। ठीक है ना। और जो एनर्जी निकली है वो कौन सी प्रोसेस कहलाएगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आइए आगे बात करते हैं। तो लिखा है एनर्जी रिलीज, जब एटम से जब आप बॉन्ड बना रहे हैं तो वहाँ से एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज इन बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड बनाने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो कौन सी एनर्जी होती है, लैटिस एनर्जी। याद रखिएगा, कह रहा है नोन एज बॉन्ड एनर्जी, उसी को हम दूसरा नाम कहते हैं, उसे कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। जो एनर्जी वहाँ से रिलीज हुई है बॉन्ड के बनने के दौरान, बॉन्ड फॉर्म हो गया है, बॉन्ड फॉर्म होने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। दैट मीन्स बॉन्ड फॉर्म एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अभी बताया था, जब आप बॉन्ड आपका बनेगा, ये एटम और ये एटम के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उससे निकलने वाली एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस या एक्सोथर्मिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है ना। एनर्जी रिलीज हुई है, जब हम बॉन्ड को तोड़ेंगे तो हमें अपनी तरफ से एनर्जी देनी पड़ेगी, उस एनर्जी को हम एंडोथर्मिक एनर्जी कह सकते हैं। एंडो मतलब होता है देना, एक्सो मतलब होता है निकालना। ठीक, यहाँ पर कह रहा है देखो, एक कोटेशन भी आ गई, स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल बॉन्ड। जो आपका केमिकल बॉन्ड होगा वो उतना ही मजबूत होगा जितनी आपकी बॉन्ड एनर्जी होगी, मतलब जितनी आपकी एनर्जी रिलीज होगी उतना ही कंपाउंड कैसा होगा, कंपाउंड स्टेबल होगा। ठीक है ना। अब हमने एक बात देखी कि आपका जो बॉन्ड एनर्जी है वो कैसी होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। जितनी बॉन्ड एनर्जी आपकी कम होगी, मतलब जितनी मैं बात करूं बॉन्ड एनर्जी कैसी होगी, ज़्यादा। देखो लिखा भी है कि आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, अगर ये ज़्यादा है, ज़्यादा रिलीज होगी एनर्जी, ज़्यादा कंपाउंड से निकलेगी, उसी को तो बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। अगर वह ज़्यादा निकलती है तो कंपाउंड कैसा होगा, स्टेबल होगा, और यही बात अगर कम निकलती है तो बॉन्ड एनर्जी, तो अपना कंपाउंड स्टेबल नहीं रहेगा। यहाँ पर अपना ग्राफ भी आता है, ग्राफ किस प्रकार से है वो देख, एनर्जी वर्सेस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। एनर्जी वर्सेस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस अपने ग्राफ देखने वाले हैं कि कैसा है या फिर कैसा नहीं है। तो अपने अभी पढ़ा है, जितना अपना एनर्जी होता है, जितनी कम एनर्जी है कंपाउंड उतना ही मजबूत रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो अपने बात करते हैं, मान लो ये आपके पास कोई एनर्जी है, ये आपके पास कोई डिस्टेंस है, इस साइड जाने पे हमारा क्या मिलता है, हमें डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस ना कह के मैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी कह सकते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ऊपर जाने पे हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, ये किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का। अब आप मुझे इतना बताइए, सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर
कि अपना जो पॉइंट है, मतलब अपनी जो एनर्जी होगी वो कैसी होगी, कुछ इस टाइप से आएगी, कुछ इस टाइप से आएगी और ऐसे करके जाएगी। अब यहाँ पर मुझे इतना बताइए, इस पॉइंट पे आपके जो बॉन्ड होंगे, आपके जो बॉन्ड होंगे उनकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, इस साइड यहाँ से नीचे जाने पे आपकी निगेटिव और यहाँ से आपकी पॉजिटिव। अगर मैं नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूँ, पोटेंशियल और पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूँ, तब क्या होगा, मैं यहाँ पर देखता हूँ हमारी एनर्जी कैसी है, जितनी कम है कंपाउंड उतना ही कैसा होगा, क्लोज होगा, कंपाउंड उतना ही क्लोज होगा, मतलब अपने जो मॉलिक्यूल हैं वो उतने ही क्लोज होंगे। यहाँ पर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर बात करते हैं तो थोड़ी एनर्जी कैसी होगी, पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी कम हो गई, तो मॉलिक्यूल हल्के से कैसे चले जाते हैं, दूर। अब ये दूर चले गए हैं। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट बात करूँ तो यहाँ पर बात करते हैं तो मतलब जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को कैसे कर देगा, काफ़ी दूर कर देगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है, ऊपर जाने पे थोड़ी सी बड़ी है, अब बड़ी है तो अट्रैक्शन कम हो गया तो मॉलिक्यूल थोड़ा सा दूर हो गए। यहाँ पर मैंने देखा मॉलिक्यूल और दूर क्यों हो गए, तो यहाँ पर हमें पता चला कि जो हमारी एनर्जी थी, हमारी जो डिस्टेंस है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इधर जाने पे बढ़ रही है, और अपने बात करें हम पोटेंशियल एनर्जी की तो ऊपर जाने पे हमारी घट रही है, मतलब ऊपर जाने पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। और हम जानते हैं कि अपनी पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होगी कंपाउंड का अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, और जो एटम है उनका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो अपने देखते हैं कि मॉलिक्यूल उतना ही स्टेबल रहेगा। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन उतना ही हमारा कैसा रहेगा, अट्रैक्शन ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल या फिर एटम उतना ही स्टेबल रहेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड में हम देखते हैं एनर्जी के हिसाब से काफ़ी बॉन्ड बनाए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं केमिकल बॉन्ड की। और केमिकल बॉन्ड अपने केमिकल बॉन्ड की, जो केमिकल बॉन्ड हैं वो अपने दो प्रकार के होते हैं। मैं पहले बॉन्ड की बात करूं, पहला बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और दूसरे बॉन्ड होते हैं वीक बॉन्ड, वीक बॉन्ड। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या होते हैं, जब अपने कोई एटम और एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ही होगा। जैसे बात करते हैं, इसी को अपने कहते हैं इंटर एटॉमिक बॉन्ड। यहाँ पर जो बनने वाला बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो भी होगा वो कैसा होगा, इंटर एटॉमिक। कैसा होगा, एटम के बीच में। इंटर एटॉमिक मतलब एटम के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं सिंगल स्पीसीज और सिंगल स्पीसीज में बनने वाले बॉन्ड को ही हम क्या कहते हैं, इंटर एटॉमिक बॉन्ड कहते हैं। और यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पर मिलेगा आपको इंटर मॉलिक्यूलर। ये जो बॉन्ड बनेंगे, जितने भी वीक बॉन्ड बनेंगे, एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है, इन दोनों के बीच में बनने वाले बॉन्ड को ही हम क्या कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड कहेंगे। और एक एटम, सिंगल एटम, यहाँ पर सिंगल एटम के बीच में बनने वाले बॉन्ड को ही हम इंटर एटॉमिक कहेंगे। अब हम ये देखते हैं कि अपने जो बॉन्ड हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वो कितने प्रकार के होते हैं, कैसा होता है कैसा नहीं होता है। तो जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड हैं वो अपने 4 प्रकार के होते हैं। पहले हम बात करने वाले हैं आयनिक की, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनने वाले बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अपनी इस प्रकार को और भी समझ सकते हैं कि मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस करेगा, तो उस पर अपना कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जो नॉन मेटल होता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। अब इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करता है उस पर अपना चार्ज आता है निगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उस पर चार्ज आता है पॉजिटिव। अपने देखते हैं प्लस एंड माइनस, मतलब आयन के बीच में बनने वाला बॉन्ड को ही हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक, अब आगे बात करते हैं अपने आगे। अपना अगला बॉन्ड होता है कोवलेंट बॉन्ड। सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाए जाने वाला बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड।
कोवलेंट बॉन्ड अधिकांशतः नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में देखने को मिलता है। नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसी को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मतलब एक एटम दूसरे एटम के ऊपर ओवरलैप कर जाता है। यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है किसी एटम के न्यूक्लियस और किसी एटम के न्यूक्लियस की दूरी ही आपको एक एटम के न्यूक्लियस से दूसरे एटम के न्यूक्लियस की दूरी ही आपकी क्या कहलाएगी? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहलाती है। ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कोवलेंट बॉन्ड में सबसे कम देखने को मिलती है, क्योंकि ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर कैसे कर जाते हैं? ओवरलैप कर जाते हैं। अब आगे बात करते हैं। आइए, अपना जो आगे देखने को मिला वो अपना होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो कैसा होता है? हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करूं तो यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवलेंट बॉन्ड में इक्वल इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? शेयरिंग होती है। और यहाँ पर मैं बात करूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, इसमें अनइक्वल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अनइक्वल इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होगी, अब वही जो अपना बॉन्ड फॉर्म होगा वही क्या होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा। मतलब किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और वह अपने इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही होगा। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं आप, जो आपका कोऑर्डिनेट फॉर्म करेगा। चौथा जो लास्ट में आता है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा और चौथे की बात करते हैं। यहाँ पर चौथे की बात करते हैं तो जो चौथा बॉन्ड है अपना वो कहलाता है मेटेलिक बॉन्ड। और जो मेटल और मेटल के बीच में बनने वाला बॉन्ड है, मेटल और मेटल के बीच में बनने वाला बॉन्ड है वही आपका मेटेलिक बॉन्ड कहलाता है। मेटल और मेटल के बीच में बनने वाले बॉन्ड को ही हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। ये अपने 4 प्रकार के बॉन्ड हैं। ये हमेशा कैसे रहेंगे? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे, क्योंकि इसमें इंटर एटॉमिक जो बॉन्डिंग पाई जा रही है। एक एटम सिंगल एटम है, यहाँ पर भी सिंगल एटम है। एक एटम और एक एटम के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वही आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहलाता है। इसमें पहला है आयनिक बॉन्ड, दूसरा है कोवलेंट बॉन्ड, तीसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और चौथा है मेटेलिक बॉन्ड। अपने बात करते हैं वीक बॉन्ड की। वीक बॉन्ड में आपको देखने को मिलेगा इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब है, जो इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब है कि जो एक मॉलिक्यूल सिंगल क्या होगा? एटम होगा। डबल क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल हो जाएगा। ट्रिपल क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल हो जाएगा। मतलब इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है सिंगल एटम नहीं, डबल ट्रिपल, जो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल में बनने वाले बॉन्ड को ही हम क्या कहते हैं? वीक बॉन्ड या फिर इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड भी कह सकते हैं। यहाँ पर अपनी बात करते हैं, इनमें 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार के बॉन्ड देखने को मिले हैं। पहला आपको मिलता है हाइड्रोजन बॉन्ड, जो अधिकांशतर आपके फ़ोन में देखने को मिलता है। फ़ोन मतलब कॉलर ट्यून वाला फ़ोन नहीं है ये, ठीक है ना। फ़ोन मतलब FON, मतलब F मतलब फ्लोरीन के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, और ऑक्सीजन से जो बॉन्ड बनाएगा वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, और नाइट्रोजन से जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वहाँ पर आपको मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन जब भी बॉन्ड बनाए इन तीनों के साथ तो आपको जो देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। इसे भी अपने डिटेल में पढ़ेंगे। अपने आगे बात करते हैं, जो सेकंड टाइप का है अपना वीक बॉन्ड वो कहलाता है वंडरवॉल फोर्स। ये अपना हमेशा गैसीय आइटम में लगने वाले फोर्स हैं। इनमें कोई भी आपका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस नहीं पाया जाएगा और अपन को देखने को मिलेगा यहाँ पर वंडरवॉल फोर्स, जो गैसीय और गैसीय के बीच में देखने को मिलता है।